गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर भारतीय भूगोल पर आधारित जनसंख्या और नगरीकरण पर पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें, बीच में स्किप ना करें। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन अर्थात असर्शन है और दूसरा उसका कारण है। तो बताना है यहाँ पर कथन और कारण के विषय में कि कौन सा सही है। पहला कथन लिखा है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जो हिस्सा है 8.6% है, वे मुख्यतः वनाच्छादित एवं पहाड़ी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो यह पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर बात करें अनुसूचित जातियों की, तो अनुसूचित जनजाति है। और अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जातियों का जो परसेंटेज है वह है 16.6%। कितना है? 16.6%। दूसरा लिखा है, अनुसूचित जनजाति समुदायों के मुख्य लक्षण हैं आदिम विशेषताएं, भौगोलिक अलगाव और आर्थिक पिछड़ापन। तो दोनों यहाँ पर सही हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसके विषय में हम लोग कुछ जानकारी पहले के क्लास में ले चुके हैं, जब हम लोग जनसंख्या नगरीकरण का डिस्कशन कर रहे थे। तो वहाँ पर कुछ इस पर डिस्कशन हो चुका है कि किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, या किस राज्य में अनुसूचित जाति परसेंटेज के अनुसार या जनसंख्या के अनुसार। इन सभी तथ्यों पर हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, उसके आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश ने जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है। तो यहाँ पर प्रतिशत उच्चतम नहीं है। अनुसूचित जनजाति का जो उच्चतम प्रतिशत है यह लक्षद्वीप में पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है और नागालैंड में पाया जाता है, ना कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, अर्थात जनसंख्या अधिक है लेकिन जनसंख्या का प्रतिशत अधिक नहीं है। तो इस आधार पर कहेंगे यह गलत है, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रतिशत है कहाँ पर है? लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड में है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा यहाँ पर या कारण लिखा है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य गंगा में स्थित है। ये भी बात ठीक है। फिर लिखा है, और इसके बड़े क्षेत्र में जंगल हैं तथा सड़क से संपर्क तथा पहुंच बहुत कम है। तो ये तथ्य सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस आधार पर कह सकते हैं यह जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है या कारण है ये सही है, लेकिन कथन आपका गलत है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, लिखा है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका आजमगढ़ का मिलता है। वैसे तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, लेकिन अगर उसके पश्चात बात करें तो आजमगढ़ आता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि विकल्प में आजमगढ़ है तो इसलिए आजमगढ़ हमारा उत्तर होगा। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो जौनपुर का है। कितना है? 1024। और आजमगढ़ का कितना है? 1019 है। अगर न्यूनतम की हम बात करें तो न्यूनतम जो लिंगानुपात कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का है। और पूरे भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, सर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो सर हर्बर्ट रिस्ले महोदय ने भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 7 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में बांटा है। आंसर हमारा बी होगा। ये कौन कौन से वर्ग हैं? इनका नाम है इंडो आर्यन, द्रविड़ियन, मंगोलायड है, आर्य द्रविड़ियन है, मंगोल द्रविड़ियन है, साइंथो द्रविड़ियन है। अर्थात आप द्रविड़ियन अगर देखिए, 1 द्रविड़ियन, 2 द्रविड़ियन, 3, 4 तो द्रविड़ियन ही हो जाते हैं। एक इंडो आर्यन होता है और एक तुर्क ईरानी होता है और एक आपका मंगोलायड होता है। टोटल यहाँ पर 7 इन्होंने कैटेगराइजेशन बताया है भारतीय प्रजातियों का। इतना ही नहीं, एक तथ्य और आपको स्मरण होना चाहिए कि 1901 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अध्यक्ष सर हर्बर्ट रिस्ले महोदय ही थे। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है,
निम्नलिखित में से किस एक को भारत की जनगणना 2011 में नगरों को परिभाषित करने के लिए अपनाया गया है? तो यहां पर आपको बताना है कि नगर को परिभाषित करने के लिए इन दिए गए विकल्पों में से किसका आधार लिया गया है? तो क्या जनसंख्या वृद्धि को आधार बनाया गया है नगर को परिभाषित करने के लिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साक्षरता दर को बताया गया? कुछ भी नहीं है। जनसंख्या घनत्व को, हाँ ये बात ठीक है, जनसंख्या घनत्व को बताया गया है। यौन अनुपात को भी नहीं बताया गया है। तो केवल यहाँ पर आंसर हमारा सी हो जाएगा। और वैसे आपको हम यह भी स्पष्ट कर दें कि जो जनगणना नगर होता है, जनगणना नगर के 3 मानक बताए गए हैं। अगर हम एक मानक की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या यहाँ की होनी चाहिए 5000। कितनी होनी चाहिए? 5000 होनी चाहिए। फिर यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और यहाँ का जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न पॉपुलेशन है वह मोर देन 75% होनी चाहिए। तो 3 मानक बताए गए हैं किसी भी नगर को परिभाषित करने के लिए जो जनगणना नगर के दायरे में आते हैं। इस आधार पर केवल जनसंख्या घनत्व यहाँ पर उत्तरदायी है, बाकी शेष हमारे नगर को परिभाषित करने में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। तो इस आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। पहला यहाँ पर लिखा गया है कि भारत की लगभग 50% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्रफल में संकेंद्रित है। तो यह सही है, इसमें कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर दूसरा लिखा गया है कि भारत की नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या का लगभग 30.2%, ये गलत है। 30.2 नहीं है बल्कि 31 ये जो है 31.16% है। हमारे देश की जो नगरीय जनसंख्या कितना 31.16% है। तो इस आधार पर यह तो गलत है, यह सही नहीं है, लेकिन पहला वाला सही है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ? तीसरा लिखा है भारत की 75% से अधिक नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में संकेंद्रित है। तो यह भी तथ्य गलत है। यहाँ पर 75% नहीं है बल्कि 70% जो जनसंख्या है यह प्रथम वर्ग के नगर में रहती है। प्रथम वर्ग नगर का तात्पर्य होता है कि ऐसा नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख या 1 लाख से अधिक हो उसे हम प्रथम श्रेणी का नगर कहते हैं। इस आधार पर ये दोनों हमारे गलत हैं, केवल पहला सही है। अर्थात जो हमारा आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। बी यानी केवल ए सही है। क्या है? केवल ए सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर केवल ए सही है, मतलब ए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक है? गणितीय घनत्व का तात्पर्य होता है जनसंख्या घनत्व, सीधा सीधा है। गणितीय घनत्व का तात्पर्य होता है कि कुल जनसंख्या डिवाइड बाई कुल क्षेत्रफल। तो कुल जनसंख्या डिवाइड बाई कुल क्षेत्रफल का तात्पर्य ही होता है कि जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? तो 2001 में जो सर्वाधिक था वह था पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में सर्वाधिक किसका है? तो बिहार में है। तो वर्तमान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य का है? बिहार का है। और न्यूनतम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा डी। और अभी भी सेकंड नंबर पर जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वह पश्चिम बंगाल का ही है, पहले पे बिहार आता है। यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा है भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा जो कारण है ये क्या है? वैसे जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो कारण है वह नगरीकरण भी है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी है, जन्म दर में वृद्धि भी है। लेकिन क्योंकि एक ही कारण को हमको सिलेक्ट करना है जो सबसे प्रमुख उत्तरदायी है, तो वह है मृत्यु दर में कमी। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार हुआ है, भारत में खाद्य आपूर्ति में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। और इसका परिणाम ये है कि हमारी जो जनसंख्या है यह लगातार बढ़ रही है। जन्म दर में हमारी वृद्धि नहीं, जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन जन्म दर में जिस अनुसार गिरावट आ रही है उसकी तुलना में मृत्यु दर में गिरावट काफी तेजी से आ रही है, अर्थात मृत्यु कम हो रही है। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यहां पर हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है यूएन डेमोग्राफी ईयरबुक 2018 के अनुसार किस देश में उच्चतम जनसंख्या किलोमीटर व्यक्ति दर्ज किया जाता है? अर्थात यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बताना है। क्या बताना है? जनसंख्या घनत्व बताना है। सर्वाधिक किस देश में पाई जाती है? तो वैसे पूरे विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व या चाइना का है। किसका है? चाइना का है। लेकिन विकल्प में चूंकि चाइना दिया नहीं गया है इसलिए हमको आंसर जो देना है वह है बांग्लादेश। किसका हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है इस दिए गए प्रश्न के अनुसार। वैसे पूरे विश्व में किसका सर्वाधिक है? तो चीन का है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है भारत में राज्यों के किस समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 1/4 से अधिक जनसंख्या दर्ज की जाती है?
यहाँ पर ग्रुप दिया गया है कि किस ग्रुप का जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का 1/4 से अधिक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, तो हर विकल्प में उत्तर प्रदेश दिया ही है। बाकी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कर्नाटक में भी ज़्यादा है, तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है पूरे भारत की पॉपुलेशन का 25% से अधिक दर्ज करती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखा है, भारत की जनगणना में भारत में शहरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए त्रिगुट आरेख किसने लागू किया है? तो त्रिगुट आरेख जो बताया गया है यह अशोक मित्रा के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा बताया गया है? अशोक मित्रा के द्वारा। और इस पर विशेष चर्चा हम लोग जब सिद्धांत की बात करेंगे तो वहां पर हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि किस किस व्यक्ति के द्वारा या किन किन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कौन कौन सा सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश के लिए सही है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विषय में बताना है कि कौन सा सही है। पहला लिखा है, यह भारत का अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह सही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा लिखा है, उसका जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो ये भी बात सही है क्योंकि अगर पूरे भारत की हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 है। कितना है? 382 है, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829 है। तो इस आधार पर यह भी तथ्य सही है क्योंकि जो राष्ट्रीय औसत है 382 औसत जो हमारी जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत की, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो दोनों तथ्य यहाँ पर सही। तीसरा लिखा है, इसकी महिला साक्षरता दर उत्तरांचल से अधिक है, तो गलत है। उत्तरांचल का जो लिटरेसी रेट है यह उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा है, तो इस आधार पर यह तथ्य गलत है। चौथा लिखा है, भारत में उसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का, यहां पर लिखा है अनुसूचित जातियों का प्रतिशत उच्चतम है, तो यहां पर अनुसूचित जातियों का प्रतिशत उच्चतम उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि अगर बात करें तो पंजाब का है। किसका उच्चतम है? तो पंजाब का उच्चतम प्रतिशत है किसमें? अनुसूचित जातियों के कॉन्सेप्ट में। और जबकि अनुसूचित जनजातियों में उच्चतम प्रतिशत किसका था? तो लक्षद्वीप का था। तो इस आधार पर अगर हम अपने आंसर की बात करें तो केवल यहां पर हमारा पहला सही है और दूसरा सही है, अर्थात ए आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, लिखा है, भारत की जनजातियों के वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही है? तो बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर, अर्थात अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत से लेकर के आपका गुजरात की तरफ अगर आए तो सर्वाधिक या सबसे पहले पूर्व में कौन मिलेगी? तो नागा पहाड़ी सबसे पूर्व में है। आप देख सकते हैं इन दिए गए विकल्पों में जो नागा पहाड़ी है यह नागालैंड में है, इसलिए ये विकल्प तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर दे रहा है कि यह सबसे पश्चिम में है, तो सबसे पश्चिम में नहीं बल्कि यह सबसे पूर्व में है। ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नागालैंड सबसे पूर्व में है और यहाँ पर सबसे पश्चिम आ रहा था, दो विकल्प तो ऐसे ही कट गए। बाकी अगर हम बात करें नागा, संथाल, गोंड और भील, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा क्योंकि नागा जो जनजाति है यह नागालैंड में पाई जाती है, संथाल जो जनजाति है या झारखंड में पाई जाती है, गोंड जो है या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है और भील आपकी मध्य प्रदेश में है। तो इस आधार पर इसका पूर्व से पश्चिम क्रम जो हमारा है यह बी हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी है। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है, भारत की दशकीय जनसंख्या के वृद्धि दर में किस दशक से निम्नतर कमी आ रही है? तो लगातार जो कमी हमको देखने को मिल रही भारत की जनसंख्या में वह 71 से 81 के दौरान मिल रही। कब से मिल रही है? 71 से 81 के दौरान मिल रही है। और जो सर्वाधिक जनसंख्या भारत में दर्ज की गई थी वह दशक था 1961 से 1971 का। और इस दौरान जो भारत की जनसंख्या वृद्धि थी, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर मिलता है 24 पॉइंट, यहाँ पर आपका मिलता है 8%। कितना परसेंट मिलता है? 8%, जो सर्वाधिक थी। इसके पश्चात लगातार जनसंख्या वृद्धि में गिरावट दर्ज की जाती है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 71 से 81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई है और उसके पहले जनसंख्या की वृद्धि में लगातार वृद्धि हो रही थी और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 61 से 71 के दौरान हुई थी। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित मॉडलों में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन पर आधारित है? यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन पर जो आधारित है वह है बर्गेस और पार्क का संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल। जो संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल है या क्रिस्टालर का भी है, लेकिन इस पर हम लोग अलग अलग से चर्चा करेंगे कि बर्गेस महोदय का क्या सिद्धांत है, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत क्या है, तो सब पे हम चर्चा कालक्रम में करेंगे। लेकिन यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन पर जो आधारित सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो बर्गेस और पार्क संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय बसावटों की कितनी श्रेणियां हैं?
तो जनगणना, जो हमारा भारतीय जनगणना है, यह भारतीय नगरों को 6 श्रेणियों में बांटता है। कितने श्रेणियों में बांटता है? 6 श्रेणियों में बांटता है। आंसर तो हमारा डी हो जाएगा। इस पर चर्चा हम एक अलग से एपिसोड जो जनसंख्या नगरीकरण था उसमें हमने किया भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको अलग तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला वर्ग का नगर है, इसकी जनसंख्या 1 लाख या 1 लाख से अधिक होती है। जो दूसरे वर्ग का नगर होता है, इसकी जनसंख्या 50,000 से लेकर के 99,000 तक होती है। तृतीय वर्ग का जो नगर होता है, इसका 20,000 से 49,000 है। चौथा जो वर्ग का नगर होता है 10,000 से 19,999 है। पांचवें वर्ग का जो नगर होता है, यहाँ की पॉपुलेशन 5,000 से लेकर के 9,999। और जो छठे वर्ग का नगर होता है, यहाँ की पॉपुलेशन 5,000 से कम होती है। तो इस आधार पर योजना आयोग 6 वर्गों में विभाजित करता है भारतीय नगरों को। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, भौतिक कारक जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का सिर्फ आंशिक और निश्चयात्मक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर भौतिक कारक जो है, भौतिक कारक मतलब होता है जो हमारी मतलब सुख सुविधाएं होती हैं, इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का सिर्फ आंशिक और निश्चयात्मक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ये बात ठीक है, क्योंकि जो भौगोलिक दशाएं होती हैं, जो भौतिक कारक होते हैं, या पूरी तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन आंशिक तौर पर इसका प्रभाव रहता है। कारण लिखा है, मनुष्य बस्ती के लिए क्षेत्रों की अपनी पसंद में निश्चय ही निष्क्रिय नहीं होता है और सभी जगहों में उसने अपने वातावरण पर कुछ नियंत्रण करने की योग्यता प्रदर्शित की है। तो ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कथन भी सही है और कारण भी सही है। तथा यहाँ पर अगर हम बात करें, कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है कि इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन दोनों सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, जब किसी देश की 0 से 14 वर्ष और 15 से 44 वर्ष आयु समूह जनसंख्या लगभग समान है, तो जनसंख्या की वृद्धि को क्या कहते हैं? तो तीव्र वृद्धि दर नहीं कहेंगे। इसका मतलब है जो युवा पॉपुलेशन है और जो हमारे बच्चे हैं, इन दोनों का अगर जनसंख्या लगभग समान है, तो इसका तात्पर्य ये है कि हमारी जो वृद्धि दर है वह धीमी गति से है। कैसा है? धीमी गति से है। तो इस आधार, ऋणात्मक तो है नहीं, शून्य भी नहीं है, तीव्र नहीं है। तीव्र का तात्पर्य होता है कि 0 से 14 वालों का पॉपुलेशन यहाँ पर अधिक होना चाहिए। इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सघनता अधिकतम है? तो जो जनसंख्या का सघनता है, ये कहाँ पर अधिक है? तो जो गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या की सघनता अधिक है, क्योंकि गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में अगर हम बात करें, आपका वेस्ट बंगाल आता है और उसी क्षेत्र के आसपास आपका बिहार भी आता है। तो आप देखे भी हैं कि बिहार और वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यह काफ़ी ज़्यादा है। तो इस आधार पर कह सकते हैं जनसंख्या का जो सघनता है यह कहाँ पर अधिक है? तो गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में। गंगा का ऊपरी मैदान में उतना सघन नहीं है, पंजाब के मैदान में भी सघनता कम है, ब्रह्मपुत्र घाटी में तो वैसे सघनता कम है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। तो सर्वाधिक सघनता कहाँ पे है? तो डेल्टाई क्षेत्र में है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक यहाँ पर कथन है और एक कारण है, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। लिखा है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का जनसंख्या घनत्व का विस्तार ऊपरी सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी और डेल्टा तक है। ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। कह रहा है कि जो हमारा सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का डेल्टा है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व यह 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है मैदानी है, यहाँ पर संसाधन हमारे पास पर्याप्त हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड बहुत अच्छी है, इस जलवायु दशाएं हमारी अनुकूल है, तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व यह अधिक है। इसी प्रकार जो कारण लिखा है, इस परिघटना का कारण उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, समतल भूमि, चावल और गेहूं की खेती, सिंचाई सुविधाएं और अनुकूल जलवायु स्थितियों का पाया जाना ही क्या है? यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि जनसंख्या घनत्व में अधिकता का कारण है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की पुष्टि भी करता है, अर्थात हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा है? तो पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का जो कार्य किया गया है, एक किसके द्वारा किया गया है? ए.जे. हर्बर्टसन महोदय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? ए.जे. हर्बर्टसन महोदय के द्वारा किया गया है। इन्होंने ही प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर विश्व के जलवायु प्रदेशों का भी वर्गीकरण किया है। और इन्होंने कितने प्रदेशों में बांटा है? इन्होंने टोटल अगर हम बात करें तो 15
प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कितने में किया है? 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। अगला यहां पर प्रश्न लिखा है, द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द पीपुल ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं सर हर्बर्ट रिस्ले महोदय हैं। कौन है? सर हर्बर्ट रिस्ले महोदय हैं, जिन्होंने, इसके लिए हम अभी इसी एपिसोड में जो प्रारंभ का हमारा दूसरा या तीसरा प्रश्न था वहां पर हम डिस्कस किए थे कि सर हर्बर्ट रिस्ले महोदय ने भारतीय प्रजातियों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कितने में किया? 7 वर्गों में वर्गीकृत किया है। साथ में यह 1901 की जो जनगणना थी उसके अध्यक्ष भी थे। तो आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है द पीपुल ऑफ इंडिया। द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक सर हर्बर्ट रिस्ले हैं, जो 1901 की जनगणना के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने भारतीय प्रजातियों को 7 वर्गों में विभाजित भी करने का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है गरीबी के संबंध में। पहला लिखा है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि को गरीबी के कारणों में से एक के रूप में पहचाना गया है। ये बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि मार्क्स का जो सिद्धांत है जनसंख्या वृद्धि का, मार्क्स ने जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण गरीबी को ही बताया है। इस आधार पर यह सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा लिखा है, भारत सरकार ने लोगों को खाद्य सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है कि जिससे भारत में गरीबी का हम निवारण कर सकें। तो ये भी बात सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगला लिखा है, गरीबी को उन्मूलन करने के लिए 2001 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अपनाया गया है। तो गलत है, क्योंकि यह 2001 में नहीं अपनाया गया है, बल्कि इसको जो अपनाया गया है 1976 से 1977 में अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? 1976 से 1977 में अपनाया गया है। लेकिन उस समय यह आंशिक तौर पर अपनाया गया था, लेकिन इसके पूरे भारत में कब अपनाया गया है? तो 1980 में। और इस समय कब था? तो यह आंशिक था, आंशिक, और फिर यह संपूर्ण भारत। तो संपूर्ण भारत में कब अपनाया गया है? 1980 में, जबकि आंशिक तौर पर 76-77 में। तो इस आधार पर यह गलत है, बाकी दो हमारे सही हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा यहां पर देख सकते हैं, लिखा है, भारत की प्रथम जनगणना 1872 पर आधारित भौगोलिक लेख किसने लिखा है? तो वाइडल डी ब्लास महोदय ने। किसने लिखा है? वाइडल डिला ब्लास महोदय ने लिखा है भारतीय जनगणना पर आधारित एक भौगोलिक लेख। और कौन सी जनगणना? जो पहली जनगणना थी 1872। अगला प्रश्न लिखा है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया है? तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही इस पर बल दिया गया था। अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें, यह कार्यकाल 1961 से 1966 का था, और इसी कार्यकाल में कह सकते हैं नए शहर, क्या नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया है। इसी प्रकार लघु और मध्यम आकार के शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई है? तो यहां पर जो पंचवर्षीय योजना है यह है छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? छठी पंचवर्षीय योजना है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो प्रश्न आएंगे कालक्रम में उनकी चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि योजनाओं पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हर योजना में कोई ना कोई विकास संबंधी कार्य भारत में किया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर 5 चुंबक रोधी नगरों की पहचान का प्रमुख उद्देश्य। क्योंकि जो एनसीआर का क्षेत्र है उसके चारों तरफ हम चुंबक रोधी नगर की संकल्पना लेके आ रहे हैं या लेके आए हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जिससे दिल्ली नगर में जो ओवर पॉपुलेशन का समस्या है उसको हम लोग नियंत्रित कर सकें। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या है प्रमुख। तो पहला उद्देश्य यहाँ पर लिखा है क्या? एनसीआर के भीतर और बाहर आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण के लिए नीतियों को आगे सुदृढ़ करना। तो अगर ऐसा हम करते हैं, आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण के लिए अगर हम नीतियों को सुदृढ़ करते हैं, तो जो पॉपुलेशन सब एनसीआर की तरफ जा रहे हैं किसी नौकरी की तलाश में, किसी जॉब की तलाश में, उन लोगों को नौकरी दिल्ली के आजू बाजू में जो 5 चुंबक रोधी नगर हैं वहां पर मिल जाएगा, और इससे क्या होगा, एनसीआर के क्षेत्र में जो ओवर पॉपुलेशन है वह कम होगी। इसी प्रकार अर्थात ये सही है। दूसरा लिखा है, एनसीआर के भीतर और बाहर जनसंख्या के विकेंद्रीकरण के लिए नीतियों को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। ये भी बात सही है, और इन दोनों के माध्यम से
जो जनसंख्या का संकेंद्रण दिल्ली के क्षेत्र में हो रहा है उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं किसी अन्य क्षेत्रों में। जो हमारे 5 चुंबकरोधी नगर है वहां पर जनसंख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। साथ में जो यहाँ पर तीसरा लिखा है, एनसीआर के भीतर और बाहर भौतिक और संरचनाओं की उपलब्धता को और सुदृढ़ करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भौतिक संरचना को सुदृढ़ करने की कोई बात ही नहीं है। एनसीआर के बाहर स्वास्थ्य और चिकित्सा देखरेख सेवाओं को और सुदृढ़ करने हैं, तो ये भी नहीं है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो केवल पहला और दूसरा सही है। हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसको हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।